वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बंगाली लैंग्वेज की क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज की स्टोरी जिसका नाम है डेनी। तो कहानी की शुरुआत में एक लेडी को कुछ लोग खींच कर कहीं लेकर जा रहे होते हैं। गांव वाले खूब हल्ला हंगामा करते हैं और उनके सरपंच कह रहे होते हैं कि मैंने काफी इग्नोर करने की कोशिश की मगर अब नहीं, क्योंकि इस डायन की वजह से हमारे गांव में इतनी मौतें हो रही हैं कि क्या बताएं। अगर हमने इसको अभी नहीं मारा तो न जाने कितने लोगों की जान जाएगी। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। लता और पता नाम की दो बहनें होती हैं। एक दिन लता अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे एमबीए करने के लिए लंदन जाना है, मगर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जो करना है खुद के दम पे करो, मैं एक पैसे नहीं देने वाला। तो लता कहती है कि पुश्तैनी घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है, और आपने अपनी जवानी में कहां कहां पैसे उड़ाए सब पता है मुझे डैड। जिससे लता के डैड गुस्से में उसको झापड़ लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद हम लता और पता को रोड से कहीं जाते हुए देखते हैं। अचानक एक बाइक इनके सामने आकर रुक जाती है। तो लता अपनी बहन से कहती है कि देखो डैड को बोल देना कि मैं अरमान के साथ शादी करके लंदन जा रही हूँ, दोबारा यहाँ पर कभी नहीं लौटूंगी। फिर लता बाइक पर बैठकर निकल जाती है वहाँ से, और पता चिल्लाती रह जाती है कि तुम गलत कर रही हो लता, देखना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लता लंदन से वापस अपने घर आती है। घर पे लता का बारिन नाम का एक लॉयर इंतजार कर रहा होता है। लता के आने में लेट हो जाती है तो लॉयर कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं निकलता हूँ, कल आकर तुमसे बात करूंगा। लता कहती है नहीं, मैं तो पूरी फ्लाइट में सोई भी थी और अभी तो सिर्फ रात के 11 ही बज रहे हैं, जो बात करनी है अभी कर लीजिए, मुझे कुछ पर्सनल काम भी है। तब लॉयर अंकल बताते हैं कि ब्रिटिश बंगला जहाँ पे तुम पली बड़ी थी और चाय बागान, ये सब तो तुम्हारे डैड ने बेच दिया था। अब तो सिर्फ ये कोलकाता का घर और कुछ बॉन्ड्स वगैरह ही बचे हुए हैं। इसके अलावा कुछ कैश और प्रॉपर्टीज भी हैं, हालांकि इनकी कीमत भी काफी ज्यादा है। लता पूछती है कि फिर भी कितनी वैल्यूएशन होगी इसके हिसाब से। तो लॉयर कहता है कि तुम्हारे डैड को अगर पता चलता ना कि तुम सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए वापस आई हो तो उन्हें बहुत बुरा लगता। तुम दोनों ने जो कांड किया उसके बाद तो तुम्हारे डैड तुम दोनों से काफी नाराज थे। वो तो तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते थे, मगर फिर आखिरी दिनों में वो सॉफ्ट पड़ गए और उन्होंने मरने से पहले एक विल बनवाई जिसके हिसाब से जितनी भी संपत्ति उनके पास बची थी उसे उन्होंने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन करवाया कि जब तक तुम दोनों बहनें एक जगह नहीं होती तब तक दोनों में से किसी को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये सुनकर लता हैरान हो जाती है और लॉयर से कहती है अंकल आपको तो हमारे घर की हर कहानी पता है। लंदन में मेरा अरमान से डिवोर्स होने के बाद भी मैं वहाँ पर वेल सेटल्ड हूँ। मैं तो इंडिया वापस आना ही नहीं चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा कि फ्री में जो मिल रहा है उसे गंवाना नहीं चाहिए। वैसे पता कहाँ है अभी? लॉयर तो तंज कसते हुए कहता है कि ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी फैमिली शुरू से ही बड़ी अजीब है। इतने सालों में ना तो तुमने अपनी बहन की खोज की और ना ही उसने तुम्हारे साथ कभी कोई कांटेक्ट किया। देखो विल में जो था मैंने बता दिया। अब अगर तुम्हें संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ कहीं से भी, वरना भूल जाओ कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी मिलेगी। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मेरे केस की हियरिंग है तो मुझे कोर्ट जाना है। इतने में घर का नौकर कॉफी लेकर आ जाता है। तो लॉयर कहता है तुम और लता ये कॉफी पी लो आराम से, और हाँ सुनो, पता का आखिरी लेटर और फोटोग्राफ लता को दे दो, शायद इससे इन्हें पता को खोजने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब लॉयर के जाने के बाद लता को घर का बूढ़ा सा नौकर लेटर और फोटो देते हुए कहता है कि इस लेटर के रिसीव होने के 2 साल बाद सीमा नाम की एक लड़की का मालिक को कॉल आया था। सीमा ने कुछ तो मालिक को बताया था पता के बारे में, मगर मालिक पता से नाराज थे तो उन्होंने फिर आगे कोई बात ही नहीं की। शायद पता के बारे में सीमा को कुछ पता होगा। सीमा का फोन नंबर मालिक की डायरी में लिखा है। लता पूछती है तो डायरी कहाँ है वो? नौकर बताता है कि वो तो स्टोर रूम में होगी। तो दोस्तों लता स्टोर रूम में जाकर डायरी को ढूंढ निकालती है और फिर सीमा के नंबर पे फोन करती है, मगर फोन कोई पिक नहीं करता, इसीलिए लता सोने चली जाती है। अगली सुबह की बात है, लता सोकर उठती है तो उसको सीमा का कॉल बैक आता है और वो पूछती है कि कल रात आपने कॉल किया था, आप हैं कौन वैसे? तब लता बताती है मैं अभिषेक रॉय की बेटी लता बोल रही हूँ। सीमा कहती है लता यानी पता की बड़ी बहन? अरे तो मैं तो सीमा कह रही हूँ, आपके चाय बागान में मेरे पिता काम किया करते थे ना, मेरी शादी में तो आप भी आई थी। इसके बाद लता कहती है सीमा तुम्हें पता के बारे में कुछ पता है क्या, ये बताओ। सीमा कहती नहीं, मेरी तो उनसे आखिरी बात 10 से 12 साल पहले हुई थी। उन्होंने मुझे खुनियाबारी के एसटीडी बूथ से फोन किया था। लता पूछती ये खुनियाबारी कहाँ है? तो सीमा बताती है नॉर्थ बंगाल में, वो माल बाजार है ना, उसके भी काफी अंदर जाना पड़ता है, बहुत ही छोटा गाँव है वैसे। और जब पता ने मुझे फोन किया था ना तो वो कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के इलाज के लिए सिलीगुड़ी आऊंगी, मगर फिर आई ही नहीं वो, और ना ही उसने कभी दोबारा फोन किया। अब सीमा से बात करने के बाद लता लॉयर अंकल को फोन लगाती है और उनको सारी बात बताकर वहाँ के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवाने को कह देती है, जिसपे उसको जवाब ये सुनने को मिलता है कि वो तो छोटी सी जगह है, वहाँ के लिए कहाँ फ्लाइट मिलेगी। मैं एक काम करता हूँ, माल बाजार के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ, उसके बाद वहाँ से गाड़ी वाले को फोन करके कह दूंगा कि तुम्हें खुनियाबारी पहुँचा दे। उस ड्राइवर से मेरी जान पहचान है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जाओ। अब लता ये सोचकर खुश होती है कि पता तो एक छोटे से गाँव में रहती है, बताओ
बेचारी अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई ढंग का, बताओ। और इस समय दोस्तों पता के बुरे हाल से लता को सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा होता है। और इसके बाद क्या था फिर, अगले ही दिन लता पहले ट्रेन से माल बाजार के छोटे से स्टेशन पहुंचती है और फिर वहां से बत्सा नाम का ड्राइवर लता को पिकअप कर लेता है। तब लता उससे पूछती है कि तुम पहले कभी खुनियाबारी गए हो? वो बताता है नहीं मैडम, मैं तो नहीं गया, मगर मेरे कुछ दोस्त वगैरह गए हैं, उन्होंने कहा कि वहां पहुंचने में 4 घंटा लगेगा। तो इसके बाद ये अपना सफर शुरू करते हैं खुनियाबारी के लिए। रास्ते भर ड्राइवर अपनी बकबक करते जाता है। वो बताता है मेरी तो गाड़ी बुक थी मैडम आज के लिए, पर जब बारिन बाबू ने कॉल करके बताया कि मालिक की बेटी आ रही है तो मैंने फटाक से सारा भाड़ा कैंसिल कर दिया आज के लिए। अभिषेक साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया बताओ, इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर वो कहने लगता है कि मेरी ये वैन दिखने में नई लगती है ना, मगर मैंने इसको सेकंड हैंड खरीदा। पहले इस वैन को मेरा एक फ्रेंड एम्बुलेंस की तरह यूज करता था, पर आज देखो मैंने अपनी गाड़ी को पूरा चमका धमका के रखा हुआ है। पर मैंने ब्लू लाइट और हूटर अभी भी रखा हुआ है, पता है क्यों? जहाँ भी रास्ते में मैं ज्यादा भीड़ भाड़ देखता हूँ तो वहाँ पर हूटर बजा देता हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि एम्बुलेंस है और मुझे रास्ता खाली मिल जाता है। पर दोस्तों लता को इसकी बकबक से कोई लेना देना था ही नहीं, और आपको भी नहीं होगा वैसे। तो वो अपना फोन चेक करती है किसी को कॉल करने के लिए, मगर फोन में तो नेटवर्क होता ही नहीं। जब वो ड्राइवर से इस बारे में पूछती है तो ड्राइवर कहता है इस घने जंगल में आपको नेटवर्क कहाँ से मिलेगा दीदी, कुछ देर की बात है, पक्की रोड मिल जाएगी तो वहाँ नेटवर्क आ जाएगा। चलो कुछ घंटे सफर के बाद लता को लेकर ड्राइवर पहुंच जाता है खुनियाबारी। गांव के बाहर ही उसे 2 बच्चे खेलते हुए मिल जाते हैं। तो ड्राइवर उनसे पूछता है इस गांव के सरपंच का घर किधर है? जिसपे वो बच्चा कहता है कि हम अपने सरपंच को जनगुरु कहते हैं, वैसे वो अभी घर पर होंगे भी नहीं, नदी किनारे मिलेंगे वो तो आपको। अब ड्राइवर को ये गांव देखा हुआ था नहीं, तो वो बच्चों से कहता है कि एक काम करो, जरा हमारे साथ चलकर अपने जनगुरु तक हमें पहुंचा दो। तो वो दोनों बच्चे वैन से लटक कर रास्ता बताते बताते इन्हें नदी किनारे लेकर आ जाते हैं। वहाँ पे इतनी सारी वायलेंट भीड़ देखकर लता थोड़ी घबरा भी जाती है। गाँव के लोग नाच रहे होते हैं, उनके पास हथियार भी है, कुछ ने हाथों में कतार ले रखी थी तो कुछ ने जलती हुई मसाल। तभी जनगुरु अपने देहाती स्पीकर की मदद से कहते हैं कि अब से चिंता की कोई बात नहीं होगी, किसी की तबीयत खराब नहीं होगी और ना ही कोई मरेगा। तुम लोगों को अपने जनगुरु पे भरोसा है ना? तभी भीड़ भी चिल्लाकर एक ही स्वर में कहती है कि हाँ हमें भरोसा है। जिसके बाद सभी गांव वाले फिर से झूम उठ जाते हैं। ये सारी हरकतें देखकर ड्राइवर कहता है कि मैडम आप यहीं पे रुकिए, मैं जरा देख कर आता हूँ वहाँ पे चल क्या रहा है। ड्राइवर देखता है दोस्तों कि एक लेडी को गाँव वालों ने खंबे से बांध के रखा हुआ है, वो उसे बड़ी बेरहमी से मार काट रहे होते हैं। ये देखकर तो ड्राइवर की हालत खराब और वो वापस सीधे अपनी वैन में आकर लता को बताता है कि दीदी हमें अभी यहाँ से चलना होगा, गांव वाले किसी डायन को जला रहे हैं। ये सुनकर तो लता का दिमाग ही खराब हो जाता है कि आजकल के जमाने में भी लोग इन सब बातों पे यकीन कैसे करते हैं, किसी को डायन कहकर उसको जिंदा जलाने से भी कतराते नहीं, बताओ। लता ध्यान से देखती है कि ये लोग जला किसे रहे हैं। तो थोड़ी देर में उसे उस लेडी में दोस्तों अपनी बहन पता की झलक दिखाई देती है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बारिन अभिषेक रॉय को समझा रहा था कि उस औरत के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे, इस बारे में सभी को पता है। अब उस औरत की मौत हो गई है और तुम दोनों की बेटी अब अकेली पड़ गई है। अगर तुमने अपनी दूसरी बेटी को नहीं अपनाया तो लोग बहुत ही बवाल करेंगे। अभिषेक रॉय इस पे कहते हैं कि लोगों का क्या है, उनका मुंह पैसे देकर बंद करवा दो। मगर लॉयर कहता है उनकी मांग है कि तुम बस लड़की को अपने घर में जगह दे दो, बाकी अब ये तुम पे है कि तुम उसे अपनी बेटी होने का दर्जा देते हो या फिर घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो। इस पे अभिषेक रॉय की वाइफ कहती है आप उसको घर ले आइए, मैं समझूंगी कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को जन्म दिया। अब अभिषेक रॉय की पहली वाइफ तो अपनी सौतन की बेटी को अपना लेती है, मगर लता का मूड खराब हो जाता है, वो उसे देखना तक नहीं चाहती। मगर फिर भी साथ रहते रहते लता की नफरत थोड़ी कम हो जाती है पता के लिए, यानी वो दूसरी लड़की पता ही है दोस्तों। और अब प्रेजेंट में जब लता पता को इस हाल में देखती है तो उसे बड़ा बुरा लग जाता है। वो ड्राइवर से कहती है ये तो मेरी बहन है जिसकी हम तलाश में यहाँ पर आए थे, प्लीज कुछ करो, उसे बचाओ, उसके बिना तो मैं यहाँ से जाने नहीं वाली। तो ड्राइवर कहता है कि सीट के नीचे चॉपर रखा हुआ है, आप उसको लेकर तैयार रहिए, तब तक मैं हूटर बजाकर भीड़ में गाड़ी घुसा देता हूँ, उन्हें लगेगा पुलिस की गाड़ी है, आप जल्दी से अपनी बहन को लेकर गाड़ी में घुस जाना, ओके। लता ऐसा ही करती है दोस्तों। फिर रास्ते में ड्राइवर एक आदमी से नजदीकी हॉस्पिटल के बारे में पूछता है, तो वो आदमी बता तो देता है, मगर जब वो देखता है कि इन्होंने डायन को अपने साथ लेके रखा हुआ है तो वो आदमी कहने लगता है अरे ये आपने सही नहीं किया, ये तो डायन है। इसके बाद हमें पता का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब लता घर से भाग गई थी तो उसके बाद से अभिषेक रॉय ने पता का घर से निकलना बंद कर दिया था। साथ ही पता ने लता और अरमान के अफेयर के बारे में भी डर की वजह से अपने डैड को कुछ नहीं बताया था। अब अभिषेक रॉय का कहना यह था कि एक बेटी तो हाथ से निकल गई, दूसरी नहीं जानी चाहिए, इसीलिए उन्होंने पता की शादी मिस्टर मुखर्जी के छोटे बेटे से तय कर दी। साथ ही अपने घर के नौकर गोविंद को कह दिया था कि एग्जाम वगैरह बाकी है पता के, तो तुम उसके साथ आना जाना करना ताकि ये किसी और लड़के से बातचीत ना कर पाए। मगर उन्हें क्या पता था कि पता को उनके नौकर गोविंद से ही प्यार हो जाएगा। एक दिन की बात है दोस्तों, गोविंद खाना सर्व कर रहा होता है अपने मालिक को।
और अभिषेक को गोविंद के हाथों पे अपनी छोटी बेटी के नाम का टैटू दिख जाता है। बस इसके बाद तो वो गोविंद की खूब पिटाई करते हैं, ये कहते हुए कि मैंने जिसे पहरेदार बनाया वही चोर निकल गया। इसके बाद तो गोविंद को काम से निकाल दिया जाता है। इसीलिए गोविंद अगले ही दिन अपने गांव जाने के लिए निकल जाता है। तो पता उसके पास जाती है और कहती है मुझे अकेला मत छोड़ो, आज तक मुझे किसी ने अपनाया नहीं और अब तुम भी छोड़कर जा रहे हो। तो गोविंद पता को अपने साथ अपने गाँव लेकर चला आता है। सीन होता है प्रेजेंट में शिफ्ट दोस्तों। यहाँ से लता और ड्राइवर जख्मी पता को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसको देखते कहता है ये तो बुरी तरह घायल है, जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फोन करो, तब तक मैं थोड़ा इलाज कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। वहीं हॉस्पिटल में गांव की एक ओल्ड नर्स काम करती है। वो तो पता को देखते पहचान जाती है कि ये तो डायन है। वो भी उसको डायन कहती है बताओ, और डायन कहकर वो डॉक्टर से इलाज करने को भी मना कर देती है। मगर डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं। लता ड्राइवर से कहती है कॉल करके सारी बात लॉयर अंकल को बता दो, पर यहाँ नेटवर्क होता ही नहीं। तभी एक नर्स बताती है कि वहाँ पर नेटवर्क आते हैं, वहाँ जाओ। तो ड्राइवर वहीं पर जाकर कॉल कर देता है लॉयर को। पर उसी वक्त गांव के लोग हथियार लेकर हॉस्पिटल की ओर आने लगते हैं। ड्राइवर जल्दी से जाकर डॉक्टर को ये बातें बता देता है। तब डॉक्टर पता को फर्स्ट एड देते हुए अपनी नर्सेस से कहते हैं कि हॉस्पिटल के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। इसके बाद डॉक्टर बड़े ध्यान से देखते हैं तो पता के पेट में कई सारे गहरे घाव हैं जिन्हें सिलने की जरूरत है। इसीलिए वो नर्सेस को फिर मिनी ऑपरेशन थिएटर सेटअप करने को कहते हैं। तब ओल्ड नर्स कहती है कि सर मैं अभी भी कह रही हूँ, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, बाहर गाँव वाले आ चुके हैं, वो तोड़ फोड़ करने पे उतारू है। तब डॉक्टर उसको समझाते हैं कि देखो हम भीड़ के डर से अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकते, और तुम तो इस हॉस्पिटल की सीनियर नर्स हो, तुम्हारी बिना मदद के हम इस पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की बातें वो ओल्ड नर्स मान लेती है, मगर उसे बहुत डर भी लगता है। वहीं इतना कुछ पहली बार देखकर लता की भी तबीयत बिगड़ जाती है। तब एक नर्स उसका ख्याल रखती है। उस समय अंदर ये सारी चीजें चल रही होती है और बाहर से जनगुरु धमकी पे धमकी दिए जा रहा होता है। वो कहता है कि मैंने अभी एक बीड़ी सुलगाई है, अगर इस बीड़ी के खत्म होने से पहले तुमने उस डायन और उन 2 शहरी लोगों को बाहर नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी ड्राइवर देखता है कि जनगुरु तो मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। वो उससे कहता है कि देखो मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मेरी गाड़ी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। ये सुनते ही जनगुरु अपने लोगों से कहकर उसकी गाड़ी में आग लगवा देता है। ड्राइवर को आता है बड़ा गुस्सा और वो परेशान भी। वो गुस्से में कहता है कि जिस तरह तुमने मेरी गाड़ी जलाई है ना, उसी तरह मैं तुम्हें भी जला डालूंगा। गुस्से में ड्राइवर गेट खोलने के लिए चाबी मांगने लगता है लता से। तो वो उसको समझाती है ये लोग तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इनके जाल में मत फंसो। और तब ड्राइवर बच्चों की तरह रोता है और कहता है उन्होंने मेरी गाड़ी जला दी, उसी गाड़ी से कमाई करके मैं परिवार का पेट पालता था। तब लता ड्राइवर से प्रॉमिस करती है कि अरे मैं तुम्हें नई गाड़ी दे दूंगी, इससे भी ज्यादा अच्छी। इधर जनगुरु का बेटा हॉस्पिटल के पीछे खिड़की से हॉस्पिटल के अंदर घुस आता है। वो एक नर्स को पहले थोड़ा हरास करता है और फिर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार पीट कर एक जगह पे बांध भी देता है। इसके बाद जब डॉक्टर और नर्सेस पता को स्ट्रेचर पर लिटाकर सेकंड फ्लोर पर लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि वहीं पे ओटी है, तो अचानक वहाँ पे जनगुरु का बेटा घुसकर पता को स्टेप कर देता है। तभी पीछे से ड्राइवर उसको दर्द दबोचता है। उसको देखकर ओल्ड नर्स बिल्कुल हैरान और सभी को बताती है ये तो जनगुरु का बेटा श्याम है। अब यहाँ पे लता अपना दिमाग लगाती है और ड्राइवर से कहकर श्याम के हाथों चाकू लेकर उसके गले पे लगवा कर गेट के पास लेकर आती है। दरअसल जनगुरु के लोग हॉस्पिटल को आग लगाने वाले थे, इसीलिए लता कहती है अगर तुमने हॉस्पिटल को आग लगाया तो श्याम भी हमारे साथ मारा जाएगा। इसके बाद वो श्याम की जान की धमकी देकर जनगुरु से उसका देहाती माइक मांग लेती है और फिर उसी माइक से अनाउंस करती है कि आधे घंटे के अंदर मुझे यहाँ पे एक एम्बुलेंस चाहिए और तब तक बाहर से अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो उसका नतीजा अंदर श्याम अपनी जान देकर चुकाएगा। इसके बाद नर्स को अंदर वो जख्मी नर्स मिल जाती है। फिर वो अपनी साथी को रिहा करती है और शाम को नींद की इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है ताकि अंदर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। इसके बाद डॉक्टर लता को बताते हैं कि हमने पेशेंट की सर्जरी तो कर दी है मगर उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका है, इसीलिए हमें 2 यूनिट ब्लड की बहुत जरूरत है। तो लता अपना ब्लड दे देती है। इसके बाद जब वो जनरल वार्ड में रेस्ट करती है ना, तो वहाँ पे एक बूढ़ा पेशेंट होता है। जब उसको सारी चीजें पता चलती है तो वो बताता है कि 15 साल पहले पता इस गांव में शादी करके आई थी। गांव वालों में खुशी की लहर थी कि हमारा गोविंद शहर से इतनी सुंदर लड़की लेकर आया। आइए दोस्तों हम भी देखते हैं क्या माहौल था उस समय का। गोविंद के घर वालों ने सारे रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों की शादी करवाने का फैसला किया था। नई दुल्हन को देखने के लिए पूरा गाँव गोविंद के घर आया था और उसी भीड़ में जनगुरु भी था। उसकी नियत पता पे खराब हो जाती है। साथ ही उसे गोविंद से बड़ी जलन भी थी कि उस जैसे गरीब के इतने अच्छे नसीब कैसे हो सकते हैं कि इतनी सुंदर बहू मिल गई। इसके बाद पता अपनी शादी की फोटो के साथ अपने घर वालों के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि मैंने गोविंद से शादी कर ली है, अगर आप मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर देंगे तो लेटर जरूर लिखिएगा। फिर जब पता उस लेटर को लेटर बॉक्स में डालने जाती है तो जनगुरु उसको छेड़ना शुरू कर देता है। वो काफी गंदी गंदी बातें करता है।
जिससे पता को बहुत ही खराब लगता है और वो ये बात जाकर अपनी सास को बताती है। मगर गांव वालों की नजरों में तो जनगुरु एकदम भगवान वाली इमेज बना के रखा हुआ था, इसीलिए सासू माँ जो थी वो पता पे भड़क जाती है कि तुम्हारे ही लंग डंग ठीक नहीं लग रहे मुझे, अब से तुम जब भी बाहर जाओगी घूंघट लेकर ही जाओगी। प्रेजेंट में दोस्तों लता को जब पता के इस एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है तो वो रो पड़ती है। तभी उसे नर्स की किसी से बहस करने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ठेले पर लेकर आया होता है। वो खिड़की से नर्स से मिन्नतें करता है कि प्लीज मेरी बीवी की जान बचा दो, मगर नर्स कहती है कि यहाँ का माहौल सही नहीं है, अभी हम लोग गेट वगैरह नहीं खोलने वाले। तब लता बीच में इंटरफेयर करती है और नर्स से कहती है हम एक इंसान की जान बचाने के लिए दो जान को खतरे में नहीं डाल सकते ना, इसलिए पीछे के दरवाजे से प्रेग्नेंट लेडी को अंदर कर दो। तब वो नर्स बात मानकर उस प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ अंदर कर लेती है। फिर वो लता से कहती है मैं इनका जब तक ख्याल रखती हूँ तब तक आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। इसीलिए दोस्तों लता चली जाती है डॉक्टर को इन्फॉर्म करने, मगर तब तक में वो प्रेग्नेंट लेडी जो अभी तक दर्द के मारे चिल्ला रही थी वो अचानक नर्स की गर्दन को स्टेप करके उसे मार डालती है। इसके बाद रिवील होता है दोस्तों कि वो प्रेग्नेंट लेडी कोई और नहीं बल्कि जनगुरु की बेटी और श्याम की बहन मोनी थी। मोनी प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी इसी कंडीशन का फायदा उठाया और अपने भाई की जान बचाने के लिए वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। उधर डॉक्टर उस ओल्ड नर्स से कहते हैं आप थोड़ा देख लो उस प्रेग्नेंट लेडी को, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मगर जब ओल्ड लेडी और लता वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि श्याम अपनी चेयर से गायब है, जिससे वो बिल्कुल चौंकन्ने हो जाते हैं। फिर लता को उस रूम में काफी सारा खून दिखाई देता है और उस नर्स की लाश देखकर लता चिल्लाने लगती है। तब ड्राइवर वहां पर आता है और पूछता है क्या हो गया। ओल्ड नर्स बताती है पीछे वाले दरवाजे पे वॉचमैन की लाश पड़ी है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं दोस्तों कि मोनी ने वॉचमैन को स्टैब करके पहले जान से मार दिया था। वहीं वो अपने बेहोश भाई को व्हीलचेयर पर बैठाकर अपने साथ लेकर चली गई थी। पर जब पीछे वाले दरवाजे पे लता जाती है तो देखती है कि मोनी अभी दरवाजे के बाहर ही है। हालांकि उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, मगर मोनी का वाटर ब्रेकेज हो गया, यानी कि कुछ ही देर में उसकी डिलीवरी होने वाली है। लता मोनी को समझाती है कि आपको मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोल लीजिए, पर वो तो सुनने का नाम ही नहीं लेती। तब ड्राइवर छत पे चढ़कर खिड़की से बाहर कूद जाता है और फिर पीछे वाले दरवाजे को खोलकर श्याम को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वहीं लता मोनी को खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश करती है और ये चीज मोनी का हस्बैंड देख लेता है तो वो अपने चॉपर फेंक कर मारता है, मगर वो चॉपर लता को लगने के बजाय मोनी को लग जाता है। इसके बाद सीन पास्ट में होता है शिफ्ट। पता के घर पे आने के बाद मिसेज रॉय ने उसका नाम बदल दिया था। दरअसल उसका नाम पहले लाली था, मगर मिसेज रॉय ने क्योंकि उसे अपनी बेटी मान लिया था इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के मिलता जुलता नाम ही उसे नाम दे दिया, यानी कि उनकी अपनी बेटी का नाम लता था तो उसको नाम दिया पता। वो अपनी दोनों बेटियों को इक्वली प्यार करती थी। मिसेज रॉय बहुत ही अच्छी लेडी थी वैसे, मगर कहते हैं ना अच्छे लोगों को भगवान जल्द ही अपने पास बुला लेता है, इसीलिए जल्दी उनको जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर का कहना था कि उनके पास 9 महीने ही बचे हैं। और तब अभिषेक रॉय कहता है कि ये लड़की भी अपनी माँ की तरह कुलचनी है, जब से हमारे घर में कदम रखा तब से कुछ न कुछ बुरा ही होता जा रहा है। सीन यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि क्या हो रहा है दोस्तों। तो अपने पति के चॉपर की वजह से मोनी की जान चली जाती है, मगर डॉक्टर उसके बच्चे को सही सलामत पेट से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शादी के काफी टाइम के बाद भी गोविंद की वाइफ यानी कि पता प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। तब बाकी गांव वालों ने कहा कि अपनी बहू को जनगुरु के पास लेकर जाओ, उसने कईयों की सूनी गोदे भरी है। मगर पता को तो पता था कि जनगुरु की नियत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसके पास जाने से डर रही थी। पर तब गोविंद उसको समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ हमारी संतान हो, हमारा वंश आगे बढ़े। गाँव वाले जब इतना कह रहे हैं तो एक बार जनगुरु की झोपड़ी में चली लो, मैं बाहर ही रहूंगा बाकी लोगों के साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबके कहने पे ना चाहते हुए भी पता को जनगुरु की झोपड़ी में जाना पड़ता है, जहाँ पे बाबा पहले तो पता को लिटाकर थोड़ा हवन वगैरह करते हैं और फिर वो पता के कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे डरकर पता झोपड़ी के बाहर भाग आती है और सभी को बताती है ये तो मेरे कपड़े उतारना चाह रहा था, ये कोई बाबा नहीं बल्कि पाखंडी है। अपनी पोल खुलते देखकर जनगुरु सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि डायन है, ये कभी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे पाएगी। फिर भी गोविंद जनगुरु की बातों में नहीं आता, वो भगवान से किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा होता है, मगर होता कुछ उल्टा ही है। पहले गोविंद के पिता की मौत हो जाती है, फिर उसकी माँ की, जिसके बाद गोविंद का भाई भी मर जाता। इन तीनों की मौत कुछ दिनों के बाद ही हुई थी, मतलब उस बाबा वाले कांड के बाद, जिससे जनगुरु को बहाना मिल जाता है और इन सब का जिम्मेदार पता को ठहराकर वो अपने अपमान का बदला लेता है। जबकि गोविंद सभी को बताता भी है कि कुछ दिनों से इन लोगों की तबीयत खराब चल रही थी, बुखार वगैरह था तभी उनकी मौत हो गई। मगर जनगुरु तो उसकी बातें मानता ही नहीं कि ये बुखार की वजह से नहीं, इस डायन की वजह से मरे हैं। वो पूरे गांव वालों को पता के खिलाफ भड़काने में लग जाता है, जिसके बाद सभी गोविंद पे दबाव बनाते हैं कि तुम अपनी वाइफ को घर से निकाल दो,
मगर गोविंद तो उससे बहुत प्यार करता था। वो जनगुरु के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि मैं अपनी बीवी को घर के अंदर ही रखूंगा, आप लोग उसका चेहरा भी नहीं देखेंगे, प्लीज हमें अलग मत कीजिए। तब जनगुरु भी कहता है कि ठीक है, देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों गोविंद पता को रूम में लॉक करके रखने लग जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर गोविंद की भी तबीयत खराब हो जाती है। वो पता के पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ इस गांव में नहीं लेकर आना चाहिए था, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया और अब तो लगता है कि मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, अब अगला नंबर मेरा है। तब पता उसको समझाती है कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम आराम करो। वो गोविंद को सुलाकर घूंघट डालकर रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है और दूसरे गांव के डॉक्टर के पास जाकर अपने हस्बैंड के सारे सिम्टम्स बताती है। तो डॉक्टर कहते हैं ये कोई नॉर्मल फीवर नहीं है, ये कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी की संभावना लग रही है, घर पे कोई जानवर वगैरह है क्या? तो पता बताती है हाँ, भेड़ पालन होता है हमारे यहाँ। तो तब डॉक्टर बताते हैं कि अच्छा, तो ये बीमारी भेड़ से फैल रही है, आप एक काम करिए, मरीज को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए, वहीं पे उनका सही से इलाज हो पाएगा, तब तक के लिए मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ। इसके बाद पता जाती है गाँव के एसटीडी में और वहाँ से वो सीमा को कॉल करके कहती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मुझे पता था कि तुम्हारी शादी तो सिलीगुड़ी में हुई है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो सीमा कहती हाँ, तुम बस यहाँ आ जाओ, बाकी मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। मगर दोस्तों एसटीडी बूथ में पता को एक गांव वाला लड़का देख लेता है और वो पता के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए लोगों के सामने लेकर आता है और कहता है कि इसे तो घर में बंद रहने का हुक्म मिला था, फिर भी ये बाहर क्या भटक रही है। इसीलिए गांव वाले मिलकर पता को बहुत मारते पीटते हैं। जब पता बिल्कुल अधमरी हो जाती है तो जनगुरु कह देता है कि रहने दो, अब इसके अंदर से डायन निकल गई है। मगर उसी वक्त दोस्तों गोविंद की भी मौत हो जाती है। उसकी मौत से पता को बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो बिल्कुल पागल हो जाती है। वो अपने पति की याद में यहाँ वहाँ भटकती रहती है, जिसका फायदा फिर जनगुरु और उसके लोग उठाते हैं। अब तो पता के पास दिमाग था ही नहीं, तो वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करते और बेचारी इसका विरोध भी नहीं कर पाती थी। फिर काफी सालों तक जनगुरु और उसके लोगों ने पता का शारीरिक शोषण किया, साथ ही उसके ससुराल वालों के पास जाकर घर और जमीन वगैरह जो थी उसे भी जनगुरु ने हथिया लिया। पता के ससुराल वाले पहले भेड़ पालन का काम करते थे और इसी काम से उन्होंने घर और जमीन वगैरह भी खरीदी थी। इसीलिए जनगुरु के मन में लालच भर जाता है और वो गांव के बाकी लोगों से भी भेड़ पालन करवाने को कहता है। वो गांव वालों को थोड़ा सा पैसा देकर खुश कर देता और बाकी सारा प्रॉफिट खुद रख लेता। कुछ साल तो ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद फिर से वही बीमारी दोस्तों जो गोविंद को हुई थी वो शुरू हो जाती है, जो कि भेड़ों से इंसानों में ट्रांसफर होने लग गई थी, जिसकी वजह से भेड़ पालन में लगे हुए गांव के लोग धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। तो जनगुरु के मन में फिर से लालच जन्म ले लेता है कि क्यों ना इन सारी मौतों का इल्जाम फिर से पता पे थोप दिया जाए और मरने वाले लोगों का घर जमीन सब कुछ हड़प लिया जाए। पर जब गांव के लोग भड़क गए तो जनगुरु ने कहा कि ठीक है, अभी तक तो हमने उस पता नाम के डायन को बहुत इग्नोर किया, पर अब तो हमें इसका सफाया करना ही होगा, आज ही इसको अग्नि में समर्पण करना होगा। इतना कहकर वो पता को जलाने के लिए नदी किनारे लेकर जाता है और फिर दोस्तों लता और वो ड्राइवर बदसा मिलकर पता को उनके चंगुल से छुड़ाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। सीन होता है प्रेजेंट में शिफ्ट। लता अपनी बेहोश बहन पता से कहती है, मुझे माफ कर दो, माँ ने मुझसे हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, पर मैंने तुम्हें दिल से कभी अपनी बहन माना ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही लंदन चली गई, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ लंदन लेकर जाऊंगी और फिर हम दोनों बहनें साथ में रहेंगे। तभी बाहर से जनगुरु आवाज लगाकर डॉक्टर को बाहर देखने को कहता है तो डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि जनगुरु के लोगों ने डॉक्टर के घर जाकर उसकी वाइफ को उठा लिया था। अब उसकी वाइफ के गले पे ढेर सारे हथियार लटक रहे होते हैं। ये देखकर नर्सेस क्या करती है ना कि हॉस्पिटल का दरवाजा अचानक खोलकर पहले तो पता को उसके स्ट्रेचर के साथ हॉस्पिटल के बाहर कर देती है और जब लता इसका विरोध करती तो उसे भी बाहर कर दिया जाता, जिससे जनगुरु और उसके लोग तो हो जाते हैं खुश और वो इनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अचानक गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल लॉयर ने एसपी को कॉल करके हेल्प मांगी थी तो एसपी ने लोकल पुलिस को चेकिंग के लिए भेजा था। अब इंस्पेक्टर जनगुरु को गन दिखाकर डराता है और डॉक्टर से कहता है कि दोनों महिलाओं को वापस अंदर लो, इसीलिए लता और पता को अंदर ले लिया जाता है। इसके बाद तो ड्राइवर डॉक्टर पे भी अपना गुस्सा उतारता है कि तुमने मेरी मैडम को क्यों बाहर किया है, और तब नर्सेस उसको समझाती है कि तुम लोग तो अपना काम होने पे निकल जाते मगर हमें तो यहीं रहना था, और अगर जनगुरु के लोगों ने हमारे घर और परिवार को नुकसान पहुंचाया होता तो तब क्या करते। वहीं डॉक्टर तो डर के मारे रोने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ को जनगुरु के लोगों ने बंदी बना कर रखा हुआ है। यहाँ बाहर जनगुरु इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम्हारे गन में 6 गोलियां होती है, जिनमें से एक तुमने हवा में फायर करके वेस्ट कर दिया, तो अब बचे सिर्फ 5 और मेरे आदमी कितने? तुम्हें लगता है ये तुम्हें जिंदा वापस जाने देंगे? काट डालेंगे ये तुम्हें। तब इंस्पेक्टर जनगुरु को समझाता है कि ठीक है, तो बातचीत से मसला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो मैडम है ये ना ब्रिटिश सिटीजन है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो इसमें ब्रिटिश पुलिस भी इन्वॉल्व होगी और वो गांव वालों को बहुत परेशान करेगी। फिर मैं तो बस आपकी भलाई के लिए आपको रोक रहा हूँ,
मगर जनगुरु कहता है अगर मैंने तुम्हारे आने से पहले उसे मार दिया होता तो तुम क्या करते। देखो बात ऐसी कि ज्यादा बकैती हमसे मत करो, चुपचाप दूर बैठ जाओ और तमाशा देखो। अब सभी की नजरों के सामने जनगुरु अपने एक आदमी से कहकर डॉक्टर की बीवी का गला कटवा देता है। दूसरी ओर इन्होंने शाम को एक रूम में बंद करके रखा था, वो भी अब तक होश में आ जाता है और अपने हाथ की रस्सी एक ब्लेड से काटकर दरवाजे के ग्लास को तोड़कर उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो जाता है लता को मारने, मगर ड्राइवर उसकी ढाल बनकर हो जाता है खड़ा। वो चाहता तो शाम को मार सकता था, मगर लता उसको रोक देती है। वो कानून को हाथ में लेने से मना कर देती है, मगर श्याम तो जंगली है। वो हल्का सा मौका मिलता है और ड्राइवर की गर्दन को ब्लेड से काट देता है। ये देखकर जनगुरु और उसके लोग खुशी से नाचने लगते हैं। फिर श्याम लता को मारने पीटने लगता है। जब लता अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है तब श्याम हॉस्पिटल का दरवाजा खोलने लगता है। तभी लता भी उसके पैर पर जोर से दांत से काटती है। गुस्से में वो लता को फिर से मारने लगता है और ये देखकर उन नर्स से रहा नहीं जाता और वो भी श्याम को मारने लगती है। इसके बाद तो लता भी श्याम को मार मार कर बुरी तरह जख्मी कर देती। अपने बेटे को कुछ लेडीज के हाथों पिटता देखकर जनगुरु थोड़ा सुन हो जाता है। तब इंस्पेक्टर उसको आइडिया देता है कि क्यों ना हम एम्बुलेंस बुला ही ले। ये लोग एम्बुलेंस से जब जाने के लिए निकलेंगे तो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो कि आपका ही आदमी होगा वो इन्हें दबोच लेगा। काफी समझाने पे जनगुरु मान जाता है, पर अब लता रुकने का नाम नहीं लेती। वो श्याम का सर कुचल कर उसे मारने वाली होती है, मगर जनगुरु उससे कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलने का इंतजाम करवा देता हूँ। तब लता उसे कहती है कि पहले सबके सामने तू कान पकड़कर मुझसे माफी मांग। जनगुरु ये भी कर देता है, पर उसके मन में लता के लिए और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और जैसा कि इंस्पेक्टर ने आइडिया दिया था वैसा ही होता है। लता श्याम को चाकू की नोक पर अपने साथ एम्बुलेंस में बिठाती है, मगर एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है ना दोस्तों, वो तो जनगुरु का आदमी है। वो लता के गले पर चाकू रख देता है, जिसके बाद उसे शाम को छोड़ना पड़ता है। फिर इसके बाद तो एम्बुलेंस सहित लता और उसके साथियों को जिंदा जलाने के लिए एम्बुलेंस पर पेट्रोल डाला जाता है। अब तो दोस्तों लता ने भी हिम्मत खो दी थी, उसे अपना अंतिम समय नजदीक दिख रहा था। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है। एक आदमी जब एम्बुलेंस को आग लगाने वाला होता है तो उसे पुलिस की एक गोली आ जाती है और एक लेडी ऑफिसर कहती है कि पुलिस ने तुम सभी को चारों ओर से घेर लिया है, सभी अपने अपने हथियार डाल दो वरना गोली चलाने से पहले सोचूंगी नहीं। तब हमको फ्लैशबैक सा दिखाया जाता है दोस्तों कि जब जनगुरु अपने लोगों के साथ बिजी था तो इंस्पेक्टर ने जहां पर वो टावर आ रहे थे वहां पर जाकर अपने सीनियर को कॉल करके सारी बातें बता दी थी। इसीलिए वो लोग पुलिस की एक बड़ी टीम को लेकर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आ गए थे, जिसका परिणाम ये होता है कि लता और पता तो बच जाती है, पर अफसोस की ड्राइवर बदहसा और डॉक्टर की वाइफ की जान इन लोगों ने ले ली। वहीं पुलिस जनगुरु और उसके खास आदमियों को अरेस्ट कर लेती। तब भी जनगुरु का गुरूर नहीं टूटता। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि मुझे अरेस्ट करके कोई फायदा नहीं होने वाला, कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई भी गवाही देने की भूल नहीं करेगा। और तब लता उसका काम तमाम करने के लिए इंस्पेक्टर से हेल्प मांगती है। वो लेती है उसकी गन, मगर इससे पहले कि लता उसे शूट करके मारती, डॉक्टर ही चाकू से दोस्तों गर्दन में स्टैब करके जनगुरु का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद हालांकि डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर डॉक्टर के दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैंने अपनी पत्नी के हत्यारे को मारकर अपना इंतकाम पूरा कर लिया। फिर हम लता को अपनी बहन के साथ एम्बुलेंस में बड़ा हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं और रास्ते में पता को होश भी आ जाता है। तब लता उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन लता हूँ, मैं जैसा चाहती थी कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं, अब से मैं वैसा ही करूंगी। फिर दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर स्माइल करती हैं और ये मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। दोस्तों ये तो सिर्फ एक मूवी थी, बल्कि हमें आए दिन वेस्ट बंगाल और झारखंड से ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिलती रहती है कि गांव वालों ने एक लेडी को डायन समझकर जिंदा जला दिया, पीट पीट कर मार दिया। क्या लगता है दोस्तों, ये डायन वगैरह सच में होती भी हैं या फिर लोग पागल हैं? कमेंट करके बताइए।